नमस्कार। कला सोपान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस चित्रकला प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में हैं कला सोपान की अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता पांडे और झांसी की नवोदित चित्रकार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कला सोपान की अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि वो कला सोपान क्या है, इसकी शुरुआत किस उद्देश्य को लेकर के हुई, इसके बारे में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। कला सोपान जो ये समूह बनाया गया है कला के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बीच में जो भी नव कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, उनको उनकी कला को एक नया आयाम दिया जा सके। सबसे ज़रूरी हमारा जो कार्य है वो जो नए कलाकार हैं उनको कला जगत की जो गतिविधियां हैं उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाना, उनकी कला को लोगों तक पहुंचाना, ये विशेष उद्देश्य लेके चला गया। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर कला सोपान ने विभिन्न कलात्मक आयोजनों को संपन्न किया है। अभी हम 2015 से इस कला सोपान की शुरुआत हुई और आज कई वर्षों से हम निरंतर इसी प्रयास में हैं कि कला सोपान अपने उद्देश्य को पूरा करे और कलात्मक गतिविधियां, चाहे वो प्रदर्शनी के माध्यम से हो, प्रतियोगिताओं के माध्यम से हो, वर्कशॉप हो या सेमिनार संगोष्ठी हो, इसके माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति कर सके, एक उसको अच्छा मंच प्रदान किया जा सके ताकि जो कलात्मक गतिविधियां हैं उसको न सिर्फ इस किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन किया जाए और उनको कलात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए, विश्व कला जगत से जोड़ा जा सके। कला सोपान समूह कलात्मक गतिविधियों के लिए अभी तक कला सोपान का आयोजन कर चुका है लगभग, और इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय प्रदर्शनी और बाकी जो कला से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष कला सोपान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और इसमें हमारे साथ में प्रतिभागी कलाकार हैं नंदिनी कुशवाहा। मैं नंदिनी कुशवाहा से मुखातिब होता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि नंदिनी कुशवाहा ने किस तरीके से अपनी कला यात्रा की शुरुआत की। नंदिनी जी, आप हमें बताएंगे कि आप कला यात्रा की शुरुआत अपनी किस तरीके से की। नमस्ते, धन्यवाद सर। मैं नंदिनी कुशवाहा और मेरी कला की यात्रा, जैसे मुझे बचपन से ही कला में रुचि रही, लेकिन इसकी असली यात्रा शुरू होती है 2016 से, जब मैंने एक पर्यावरण दिवस पर 5 जून में चित्रकला प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से मेरा मनोबल बढ़ा और मैं आगे बढ़ती गई। फिर मुझे पता चला कि पेंटिंग के क्षेत्र में जाने के लिए BFA करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी की और मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन भी अटेंड किया कला का। और इसके साथ चलते चलते मैंने एडमिशन लिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैंने कला की कई सारी उपलब्धियाँ भी प्राप्त की और जिसके साथ मैं कई जगह बाहर कार्यशाला भी की मैंने। इसी के चलते मैंने मैम डॉक्टर श्वेता पांडे मैम, जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया तब मैम समन्वयक थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और आज भी मेरा सपोर्ट करती है। इसी के साथ मेरी कला यात्रा चलती रही और आज का समय है कि आज मैं अपनी पेंटिंग की मैम के थ्रू, एक कला सोपान के थ्रू अपनी एकल प्रदर्शनी कर रही हूँ। नंदिनी की कला यात्रा 2016 से शुरू हुई और आज उन्होंने राज्य के स्तर पर तृतीय रंगोली में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसके साथ ही हमारे साथ में है मेघा कुशवाहा। मेघा, आप बताएंगे कि आपकी कला यात्रा किस तरीके से शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुशवाहा। लाइनों का बनाना, रंगों से खेलना, ये मतलब नॉर्मल तरीके से चलता था, लेकिन जब 10th में आई तो मैंने कला वर्ग का चयन किया। उसके बाद जब 2016 में और 11th 12th और उसके पश्चात मुझे पता चला कि ड्राइंग जो फील्ड है उसमें कला को जानने और समझने के लिए पहले उसको
उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे ललित कला संस्थान जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में है उसकी जानकारी मिली और मैंने वहाँ पे प्रवेश लिया। तब मुझे कला के क्षेत्र में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ मैं पहुँची, वहाँ का दृश्य देखा जो कला से परिपूर्ण था और हर जगह पेंटिंग, उनमें भाव रंगों का बहना किस तरीके से किया जाता है उसको समझना, ये मुझे ललित कला संस्थान में आके ही पता चला। और जिसमें प्रथम वर्ष में मैंने कई कंपटीशन किए और उसके साथ साथ धीरे धीरे करती ही रही और कला में रुचि बढ़ती ही गई। और इसमें मेरे अध्यापकों ने मेरा बहुत सहयोग किया है, जिसमें डॉक्टर श्वेता पांडे, और जिनको मैंने देख के एक प्रेरणा भी ली है कि एक महिला चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छी अध्यापक भी हो सकती है। तो मेरी प्रेरणा वहीं से आरंभ हो गई थी और जिसमें मैंने कला को सीखने के साथ साथ बहुत से अन्य युवाओं को भी सीखा और जिसमें मेरे सभी टीचरों ने सहयोग किया है और मेरी कला यात्रा अभी जारी। देखा, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि जो उनको जो है सशक्त कर दे। महिलाओं को परिवर्तन के लिए स्वयं ही आगे आना होगा और यही कारण है कि महिला आधारित पेंटिंग बनाया जाना, कि महिलाओं के विविध रूपों को, विविध भावों को दिखाया जाना शुरू किया गया। और इस पेंटिंग को जो महिलाओं पर आधारित है बनाने का काम भी जो है विश्वविद्यालय की और झांसी की नवोदित चित्रकारों में नंदनी और मेघा ने शुरू किया। मैं नंदनी से जानना चाहता हूं कि आपको महिला आधारित चित्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने सोचा कि हम महिलाओं पर आधारित चित्र बनाएं? एक्चुअली जब मैं पेंटिंग्स बनाती थी तो मुझे है ना महिलाओं के चेहरे बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने शुरुआत की तो मेरी सोच यही रहती थी कि मैं जो है ना महिलाओं के चेहरे रियलिस्टिक ना बनाकर उन्हें अलग अलग रंगों के साथ बनाना, ये मुझे बहुत ही आनंद देता था। इसी के साथ चलते जब मैं MFA में आई तो जहाँ पर एक थीम चुननी पड़ती है, तो जैसे मुझे महिलाओं के चेहरे बनाना बेहद पसंद था, उसी के चलते मैंने महिलाओं के जो इमोशन होते हैं जब मैंने खुद एब्जॉर्व किया, खुद में भी देखा और दूसरी महिलाओं सबको देखा, तो जो एक कुछ चीज़ें होती हैं आई थिंक कह सकते हैं कि कुछ चंचलपन या कुछ मतलब एक जिनके मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू उन्हें बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे भाव होते हैं महिलाओं के जो कि समझना थोड़े मुश्किल होते हैं। तो उन्हीं भावों को दिखाने के लिए और मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो जो भाव मैं दिखाना चाहती थी तो वो भाव मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की और यही मेरा एक मोटिव रहा है कि मैंने महिलाओं के ऊपर वामिका से क्या आशय है? हम वामिका इस कला प्रदर्शनी को क्यों देखते हैं? वामिका का मतलब है निडर, और जहाँ मतलब आज जैसे महिला दिवस के ऊपर ही पेंटिंग की आयोजन की जा रही है, तो हमें है ना निडर होकर कुछ भी कार्य हम करते हैं और जहाँ हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेते हुए हमें निडर होकर ही काम करना है। इसी के चलते इस एग्जीबिशन का नाम वामिका रखा। ठीक है, आपने बताया कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर के मैं मेघा से जानना चाहता हूँ, क्या आपके साथ में कभी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है कि हम स्थिति की बात कर रहे हैं, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें निडर होकर के हमें काम करना है, तो ऐसा कोई घटना आपके साथ में हुई हो या आपने कभी देखा हो? ये घटना होती है, अभी भी मुझे देखने को मिलती है। तो मेरे साथ ये 10th क्लास में चलता था जब मैं सीमित दायरे में रहती थी और मेरे घर पे होता भी था कि भाई को कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और मुझे टाइम दिया जाता था कि आपको इतने टाइम के लिए जाना है और फिर आ जाना है।
और अभी मैंने अब ये है कि समाज बदल रहा है, लेकिन अभी मुझे देखने को मिलता है कि एक महिला को अगर किसी अन्य व्यक्ति से बात कर लेती है तो उसको गलत नजरिए से देखा जाता है कि आपने उससे बात क्यों की, लेकिन उसको सीमित रखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि महिला जब तक इस दायरे में रहेगी वो खुद को विकसित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब वह बाहर निकलेगी समाज को देखेगी तो वह विकसित भी होगी और कुछ कर भी सकती है, क्योंकि जब तक वो मतलब चार दीवारों में कैद रहती है तो वो खुद को निडर नहीं कर सकती है। खुद में भय होना, बाहर निकलने से डरना, ये सब चीजें उसके साथ चलती रहती हैं। इसलिए महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए और बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए कि महिलाएं आज के वर्तमान समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जो है एक चिड़िया भी कहता है कि जब मैं निकल गई शाखों पर कोई दूर तक मन प्रसाद, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार कि स्वतंत्रता जरूरी है अगर हमें अपना पूर्ण विकास करना है। मैं नंदनी से जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती है कि आपको महिला होने के नाते आपको परेशान करती है कि ऐसा घटना मेरे साथ में क्यों? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी अपने घर से ही कि मैं घर से ही जब मैं मतलब कॉलेज में मुझे प्रवेश लेना था तो मुझे घर पे बोला गया कि आप महिला डिग्री कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने एडमिशन लिया है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है। तो सबसे पहले तो मुझे वहीं रोका गया, किंतु मैंने अपनी बात रखी तो मेरे फैमिली वाले एग्री हो गए। फिर आगे चल के जब मुझे कहीं बाहर जाना हुआ या मैंने इस फील्ड में कई जगह बाहर गई भी हूँ तो ये बात मुझसे बोली गई है कि आप अकेले जा रहे हो, आप लड़की हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी इस तरीके की बातों को मैंने फेस किया है। और फिर इसके आगे चलते जैसे कहीं बाहर मुझे अकेला जाना पड़ा है तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मेरे घर वालों ने अकेले नहीं मुझे किसी के साथ ही हमेशा भेजा है कि या तो आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल होना चाहिए या फिर आपके फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए, आप अकेले नहीं जा सकते। ये चीज़ मेरे साथ आज भी है कि आपको अकेले नहीं जाने, या तो आप कॉलेज से जा रहे हैं तो आपके कॉलेज के साथ ही होने चाहिए, कहीं मुझे अकेले ट्रैवलिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आज भी फेस करते हैं महिला होने के नाते। इस वर्ष महिला दिवस का थीम है डिजिटल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किस तरीके से लैंगिक समानता ला सकती है, या हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, तकनीकी का उपयोग करते हुए जो जेंडर गैप है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम कुछ रिपोर्ट देख रहे हैं कि जिसमें 51 देशों का सर्वे हुआ था और उसमें ये पाया गया कि जो है 2023 में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है लैंगिक जेंडर गैप के कारण, कि महिलाएं जो है सर्वे में ये भी पाया कि 38% से ज़्यादा महिलाओं ने बुलिंग के कारण या सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन मीडिया पर परेशान होने के कारण उन्होंने इसका उपयोग छोड़ दिया। तो महिलाएं किस तरीके से जो है तकनीकी का उपयोग करें कि जो एक जेंडर गैप क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया में या ऑनलाइन मीडिया में, उसको कम किया जा सके। इस पर मैं डॉक्टर श्वेता पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि महिलाएं सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से करें कि वो सुरक्षित भी रहें और जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, गैप बन रहा है, उसको कम किया जा सके। डॉक्टर पांडे, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इस वर्ष का थीम चुना गया है डिजिटल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। हाँ, महिला वर्ग थोड़ा सा जल्दी टारगेटेड होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसका कारण भी यही है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल फ्रेंडली हैं नहीं। और इसके पीछे भी अभी जैसे नंदिनी ने हमसे चर्चा करी कि किस तरह से हमें स्टार्टिंग से ही कई सारे दायरे बता दिए जाते हैं कि आपको किस तरह के स्कूल में जाना है, किस तरह के कॉलेज में जाना है, कौन सा विषय चुनना है, और आपका इंटरेस्ट हो ना हो ये देखे बिना कि कई चीज़ें तय होती हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ नंदिनी ही नहीं,
जैसे इनको आर्ट लेना होगा तो कि कोई असहज नहीं महसूस किया होगा घर में कि ठीक है आर्ट्स ले सीख सकते हैं, लेकिन अगर यही बात कोई लड़का बोल देता है तो फिर उसको देखने लगते हैं कि नहीं नहीं आर्ट्स क्यों लोगे, तुम साइंस ले लो, चलो ठीक है कॉमर्स ही ले लो। तो क्या है कि एक तरह का प्रेशर सभी के ऊपर है। और फिर क्या होता है कि इसी तरह के दायरे खींच दिए जाते हैं कि लड़के हैं तो वो इजीली कहीं जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी आगे की लाइफ में जॉब को भी चुन सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको जल्दी ही गैजेट्स भी मिलने लगते हैं तो उसके उपयोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। हम अपनी बच्चियों को कैमरा देने में एक बार डरते हैं कि अरे ये इतना महंगा कैमरा है, थोड़ा भी गिर गया तो खराब हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। लैपटॉप हम तुरंत अपने बेटे को पकड़ा देते हैं कि हाँ चलो इनकी ज़रूरत है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करते आए हैं जिसकी वजह से ये गैप हो गया है। देखिए लड़कियां इसीलिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतना नहीं हो पाई हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि लड़कों से कुछ गलतियां ही नहीं होती, लड़के भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन ये है कि उनको सीखने के अवसर मिल जाते हैं। ये तो अभी हम लोग दो जेंडर की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे पास थर्ड जेंडर भी है, तो वो तो अलग ही विषय हो जाता है। उनकी प्रॉब्लम्स और भी बड़ी हो जाती हैं। तो जब हम गैजेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप में भी आत्मविश्वास की कमी आती है, तो हमें भी डर लगने लगता है। मैं अपनी ही बात करूंगी कि जब मुझे लैपटॉप मिला था पीएचडी के दौरान, तो मुझे भी लगता था कि कुछ गलती हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर मुझे मतलब बहुत खौफ लगता था कि महंगा सामान है और ये मेरे लिए आया है और अगर मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम भी डर डर के चलाते थे। लेकिन फिर जब जैसे जैसे मुझे लैपटॉप के साथ वक्त मैंने बिताया तो मुझे उसके बहुत सारे फंक्शन का पता चला, तो मैं धीरे धीरे फ्रेंडली हुई। लेकिन ये तो कुछ ही परसेंट लोगों की बातें हैं कि जिनको इस लाइन में जाना है तो इन गैजेट्स का यूज करना होगा। आप खुद ही देख लीजिए आज के समाज में कि एक फैमिली है तो बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कितने लोग हैं जो यूज करते होंगे घर में, बहुत माइनर संख्या है। जो मेजर पार्ट है वो लीड करने वाला पुरुष वर्ग होता है, उनके पास ही ये सारी चीजें होती हैं और हमें इन चीजों से थोड़ा थोड़ा दूर ही रखा जाता है। और दूरी से बढ़ने की वजह से हम टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान कम लेते हैं और जो चीजें इजीली है, जैसे अभी आपने कहा कि बुलिंग इजी है तो चलिए हमें फोन मिल गया तो हमने फेसबुक डाउनलोड कर लिया, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया और वो यूज करने लगे। फिर हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं है, हम अगर हम चाहें तो हम अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को अपने प्रोफाइल में बुला सकते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके लिए हमें फेसबुक या व्हाट्सएप जिसका भी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उनकी पूरे सेटिंग को जानना होगा, समझना होगा, तब हम कर पाएंगे। और इतना करने के लिए पेशेंस के साथ साथ जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। बस हम इसी वजह से जल्दी शिकार हो जाते हैं कि कोई भी फोटो हमारी अगर किसी ने मिसयूज कर लिया तो फिर हम डर जाते हैं, या फिर हमें कुछ मैसेज आने लगते हैं, बहुत सारे हमारे कमेंट अजीब अजीब से आने लगते हैं, तो हम उसको डर करके क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं छोड़ने का, कि चलो ना रहेगा ना हम इस तरह के शिकार होंगे। क्योंकि ऑनलाइन तो देखिए पूरी दुनिया बैठी है और कुछ ना कुछ कमेंट वो करती ही है, चाहे वो हमारी पर्सनैलिटी पे हो, हमारी शारीरिक बनावट पे हो, तो कमेंट्स आते हैं जिससे हम दुखी होकर के सबसे पहला काम करते हैं छोड़ने का। और अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे तो हमें पता होगा कि साइबर बुलिंग के लिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए बड़े सारे हमारे पास हेल्पिंग फोन लाइन है, फोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं और जाकर के भी शिकायत कर सकते हैं। और हम क्यों ऐप छोड़े, हम क्यों ये चीज़ करें जिसने हमारे साथ मिसयूज किया या मिसबिहेव किया, हम उसको सजा दिलाने का काम करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई देखिए ये सही नहीं है, आपके थोड़े से बोलने से किसी के व्यक्तित्व पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष का जो महिला दिवस का थीम है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए तकनीकी, ये निश्चय ही जो है अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। वामिका शब्द आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि कितना सार्थक है? निडर या दुर्गा का विश्लेषण है वामिका। ये शब्द मैम वहाँ जैसे निडर की बात करते हैं
तो मैम सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो थोड़ा इस शब्द से मतलब थोड़ा जुड़ गई हूँ, थोड़ा सा डर कम लगता है। पहले जिन चीज़ों में बहुत डरती थी, यहाँ तक कि मैं कुछ भी काम करने में पढ़ाई लिखाई, कहीं आना जाना, किसी से क्वेश्चन पुट अप करने में भी, किसी से कोई बात करने में भी बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं आपसे मिली, आपसे बात की और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, तो धीरे 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 मेरा जो डर है ना वो कम होता गया। और आज अगर मैं चाहूँ तो किसी से भी मतलब थोड़ा झिझक जो होती है ना वो कम होती है कि आज मैं किसी से क्वेश्चन कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, किसी को जवाब भी दे सकती हूँ, और जहाँ कहीं अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ भी सकती हूँ। इस तरीके से मैं वामिका शब्द का ये असर हुआ है। और आज जो पेंटिंग की एग्जीबिशन भी हुई है तो जिसमें मैंने महिलाओं को दिखाया भी है, तो एक ऐसा कई पेंटिंग में ऐसा स्वरूप भी दिखाया है जो वहाँ वो खुद को निकालने की कोशिश कर रही है, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, निडर होने की कोशिश। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप अपनी कला में महिलाओं को चित्रित करती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा? महिलाओं को चित्रित करना, जब भी मैंने ज़्यादातर पेंटिंग, डांस और गायिका और स्वतंत्र महिला और शिक्षा, ये सब इन सब चीज़ों को चित्रित किया है। क्योंकि महिला जब तक महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, चाहे नृत्य गायिका के रूप में हो या अदर क्षेत्र में हो, इसलिए मैंने महिलाओं को चित्रित किया है। और महिलाओं को रौद्र रूप में भी चित्रित किया है, क्योंकि जब महिला शांत भाव में होती है तो वो एक सुंदरता का प्रतीक होती है, लेकिन वही एक महिला जब रौद्र रूप रखती है तो वह दुर्गा, काली, इन सब का रूप रख लेती है। क्योंकि महिला नाम मात्र एक महिला है, बल्कि वह हर रूप में हो सकती है, चाहे वो काली का हो, दुर्गा का हो, सरस्वती का हो या लक्ष्मी का हो। और कहा भी जाता है कि महिला लक्ष्मी का रूप होता है। जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है वहाँ लक्ष्मी खुद वास करती है। तो मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और उसे निडर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेघा, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जब भी हम याद करते हैं तो देखिए हमारे साथ कैसी कैसी विलक्षण महिलाएं हुई हैं, जो गार्गी हैं, गौतमी हैं, सीता है, अहिल्या, पांचाली, ऐसे अनगिनत नाम हैं, वामिका, दुर्गा, भगवती, हाँ कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनके नाम से ही हम जब सुनते हैं तो हमें अपने आप शक्ति का, एक आत्मविश्वास का अपने आप भंडार जो है वो दिखाई देने लगता है। और ये हमारी परंपरा थी जहाँ पे इतनी विदुषी महिलाएं हुई, इतनी हर फील्ड में निपुण महिलाएं हुई, तो उनका उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन इसी भारत में कैसे समय परिवर्तित हुआ और अनेकों ऐसे कांड हैं जिसको हम चर्चा करते हैं तो हमें बड़ी ही दुख का महसूस होता है। ऐसे अनगिनत कांड हैं जो महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जो भी महिलाएं जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो घर हो, देखिए फील्ड हर जगह एक युद्ध भूमि ही है, चाहे वो घर हो या हमारा दफ्तर हो। और यहाँ पे हम हर दिन लड़ते ही हैं। हर माँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लड़ रही है, हर पत्नी अपने पति की अच्छी दिनचर्या के लिए लड़ रही है। और ये युद्ध सिर्फ एक ही तरफ नहीं है। बस हम सबको इस महिला दिवस में ये सोचना चाहिए, एक दिन तो विचार करना चाहिए कि हमारी इतनी गौरवशाली परंपरा जो थी वो कैसे इस स्थिति में आ गई कि यहाँ पे जहाँ नंदिनी को पढ़ना है, मेघा को कहीं बाहर एग्जीबिशन के लिए जाना है, तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ क्यों नहीं कोई इनको अगर इनके साथ कोई खड़ा हो तो देखिए कि फिर ये किसी भी फील्ड में हो ये आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन बस ज़रूरत वही है कि जैसे ये नन्हे बीज हैं, इनको हमें खाद देना है, धूप देनी है, पानी देना है,
और फिर देखिए कि ये भी एक वृक्ष बनेंगी और आपका सपोर्ट करेंगी। इस महिला दिवस पे हम सब यही कहना चाहते हैं कि हर जो भी हमारा मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी को समान हक दें, सभी को समान रिस्पेक्ट दें। और फिर देखिए कि ये अपने फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, आपके घर के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए कितना कुछ बदल सकती हैं। तो मेरे लिए ये सभी वामिकाएं हैं और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, इस चैन का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी को हम वो सभी समान हक देने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम तुलिका और रंगों द्वारा ये काम करते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स को इस माध्यम से दर्शाएंगे। और जितने भी और भी हमारे भाई बहन हैं वो अपने फील्ड में, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, पुलिस हों, वो अपने रोल को अच्छे से निभाएं और सभी को समान रिस्पेक्ट दें, सभी को मौका दें, ऐसी हमारी कामना है। और अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं उनके बारे में। तो अब हम जो हमारे नव कलाकार हैं उनसे बात करेंगे कि वो अपनी पेंटिंग के बारे में हमें कुछ बताएं। ये मेरी पेंटिंग जिसका नाम है दहलीज। इसमें पेंटिंग में मैंने एक वेश्या की कहानी को दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि जब ये दहलीज पार करने की कोशिश कर रही है, दुनिया में आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रही है, वेश्या जिसका काम है या पेशा है, उस पेशे से आगे निकल के दुनिया में कुछ और करना चाहती है। तो जब वो उस दहलीज को पार करने की कोशिश करती है तो उसे कई सारी चीज़ें रोक के रखती हैं। जैसे कि इसमें इस पेंटिंग में मैंने दहलीज के किनारे बॉर्डर पर कमल के फूल को दिखाया है। मैंने इस बॉर्डर को इसलिए यहाँ पे दिखाया है क्योंकि ये कमल का फूल जो होता है आगे बढ़ना, उन्नति, प्रगति, विकास की ओर इस तरीके का प्रतीक होता है। तो जब वह, और इस तरफ मैंने अनार के फूल, पत्ती और अनार को दिखाया है क्योंकि माना जाता है, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि अनार के पेड़ को हम लोग आंगन में नहीं लगाते हैं क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। तो इसी तरीके से जब वह दहलीज पार कर रही है तो ये दुनिया जो है ना, जो हमारा संसार है ना, समाज है, वो ये मानता है कि किसी वेश्या को हम अपने आंगन का पेड़ या फूल जो भी कहे नहीं मान सकते हैं। तो वह, उसके फेस पे मैंने उदासी इसलिए दिखाई है कि वह आगे तो बढ़ रही है लेकिन जो समाज रूपी जो अनार है ना, अनार का, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस पेंटिंग के थ्रू मैं एक वेश्या की कहानी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इस पेंटिंग का नाम है ट्रू स्माइल। जैसे आज के समय पे ज़्यादातर सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से इंसान खुशी नहीं रहता है। मतलब दुनिया आज के टाइम ऐसी हो गई है जैसे दौड़ रही है कि मतलब सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई खुशी ही नहीं आती है नज़र और सब उदास से चेहरे दिखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो है ना खुशी की वजह ढूंढनी है अपनी लाइफ में। जो छोटे बड़े जो भी पल होते हैं ना, उन सब में एक ऐसी वजह ढूंढनी है कि हम खुश रहें हमेशा। तो सबसे पहले तो हमें अंदर से अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि हमें दुख ना होने की बजाय हमें खुश होने की बजाय ढूंढनी है। तो इस पेंटिंग में जैसे मैंने दिखाया है कि ये जो चेहरा है बाहर, ये उदासी का चेहरा है। तो इस चेहरे को हमें हटाना है और अंदर से खुश रहने के साथ साथ हमें बाहर से भी खुश रहना है। और ये जो फ्लावर मेरी पेंटिंग में दिख रहे हैं, ये फ्लावर कमल के शुभ के साथ साथ खुशी, उन्नति, हर चीज़ के प्रगति, इन सब के सिंबल होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी पेंटिंग्स में कमल के फूलों का प्रयोग करती हूँ कि आपको पता चले कि कमल का फूल, और जैसे ही कमल के फूल को यूज़ करते हैं हर तरीके से, उसके फूल, पत्ती, जड़, तना, हर सारी चीज़ें बीज तक यूज़ में आते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है और अपनी पेंटिंग्स में भी ऐसा दिखाना है कि हमारी भी सारी पेंटिंग्स में और हमारी लाइफ में, हमारी एक्चुअल लाइफ में भी
खुशी हो, उन्नति हो, प्रगति। मेरी पेंटिंग का शीर्षक है शांत भाव और इसमें मैंने एक महिला को चित्रित किया है जो शांत भाव में है और जिसमें मैंने प्रकृति को भी दिखाया है। और जो प्रकृति है जिसमें ऐसा माना जाता है कि विश्व में महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों के सामंजस्य से ही विश्व का निर्माण होता है। और जिसमें मैंने कुछ प्रकृति के हरे कलर की जीप्स जिसमें ताजगी इसको दिखाया है और महिला को उसकी वेशभूषा में साड़ी में चित्रित किया है और इसमें सितार का प्रयोग किया है। और ऐसा माना भी जाता है कि संगीत में मनुष्य लीन हो जाता है और महिला को शांत रहने के लिए भी एक संगीत जरूरी है। ऐसा लगता भी है कि संगीत हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, क्योंकि संगीत एक ऐसा तरंगीय है जिसमें सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो महिला को शांत और जरूरत पड़ने पर रौद्र रूप होता है, लेकिन महिलाओं को शांत होना चाहिए क्योंकि घर हो या बाहर हो हर जगह महिलाओं की भूमिका होती है। और इसमें मैंने सितार संगीत के कुछ तरंगों को चित्रित किया है। मेरी पेंटिंग है दहलीज यानी आज़ादी, क्योंकि महिला जब तक अंदर चार दीवार में रहती है तब तक वो भयभीत ही रहती है, बाहर जाने से डरती है, हर चीज़ से डरती है। उसको ऐसा कहा भी जाता है कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है और बाहर जाके आप कर क्या सकती हो। लेकिन जब एक महिला इस जेल से आज़ादी से जब वो बाहर आ जाती है तो बहुत कुछ कर भी सकती है। लेकिन समाज बदल रहा है और बदलना भी चाहिए क्योंकि महिला हर क्षेत्र में आगे जा सकती है और कोई भी क्षेत्र हो वह अपनी भूमिका निभा सकती है, वो भी पूर्ण रूप से। तो इसमें मैंने एक महिला है जो अंदर से देख रही है कि वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसको घर में ही बंद कर दिया गया है कि आपको घर में ही रहना है और बाहर आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाहर निकल भी चुकी है उसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि नहीं आप इससे आगे भी नहीं जा सकती हैं। तो मैंने इस पेंटिंग में यही दिखाया है कि महिला को निडर होना चाहिए और घर में हो या बाहर हो सभी को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आप सभी ने देखा कि आज हमने वामिका जो कला प्रदर्शनी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, इसके लिए हमने जो अपनी तैयारी की थी, जो हम आपसे कहना चाहते थे, वो हमने इन जो नए कलाकार हैं उनकी पेंटिंग्स के माध्यम तक संदेश दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी अध्यक्ष कला सोपान के नाते कि इस वामिका का विचार कैसे आया और कैसे हम लोगों ने सोचा, कैसे चयन किया कि नंदिनी और मेघा को इस काम के लिए आगे लाया जाए और इनको महसूस कराया जाए कि हाँ आप भी वो हमारी वामिका सीरीज़ की पहली अग्रणी नवांकुर कलाकार हैं जिसके कारण वाकई में कुछ तब्दीली आएगी। तो नंदिनी का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं कि नंदिनी अभी मास्टर फाइनल ईयर में है और लेकिन इनका ग्रोथ बीएफए से ही हम लोग सभी देखते आए हैं। इनको कला की विभिन्न विधाओं में महारत हासिल है। ये न सिर्फ चित्रकला में बल्कि रंगोली है, इसके साथ साथ कार्टूनिंग भी है इनकी विधा। आपको अलग सा लगेगा लेकिन नंदिनी यूथ फेस्टिवल में कई बार कार्टूनिंग के लिए हमारे विश्वविद्यालय को प्रमोट कर चुकी हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। इसके साथ साथ ऑन स्पॉट पेंटिंग में भी इन्होंने अपनी प्रतिभागिता दी है और भी जो इंस्टॉलेशन है, बहुत सारी जो विधाएं, हमारी मेहंदी है, इसमें उन्होंने पूरी अपनी भागीदारी दी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं, चाहे वो भित्ति चित्रण पे हो आधारित या फिर लोक कला पे आधारित हो, फोटोग्राफी पे आधारित हो। तो इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अपनी जो अपनी ओपिनियन है जो इनका अपना, उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ये हम सब देखते आ रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारी कला प्रदर्शनियों में भी अपनी सहभागिता निरंतर दी है। और कला सोपान की ये जो हम लोगों ने अभी एनुअल एग्जीबिशन किया था उसमें प्रथम स्थान प्राप्त भी किया था। तो इनकी ये जो जर्नी है, प्रयास है,
उसके लिए हम सभी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। पूरी कला सोपान की टीम आपको बधाई देना चाहती है। और मुझे वामिका सीरीज में अगला जो नाम है, जिनकी प्रदर्शनी ऑफिशियली हम लोग 8 तारीख को कल लगाएंगे, वो है मेघा। और मेघा का चयन इस आधार पे हुआ क्योंकि इनकी भी जो कलात्मक गतिविधियां हैं, नंदिनी की ही तरह विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी विभिन्न आयाम में इन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं और खुद को प्रूव किया है। इन्होंने न सिर्फ कंपोजिशन चित्रकला की विधा में खुद को साबित किया है, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने मेहंदी, कोलाज, ऑन स्पॉट पेंटिंग, इस तरह की कई भित्ति चित्रण का जो गतिविधियां हैं, इसमें भी इन्होंने अपने आप को बहुत मांझा है और खुद को प्रूव करने की कोशिश करी है। इन्होंने भी कई सारे आर्ट एग्जीबिशन में अपनी सहभागिता दी है और बहुत सारे कला प्रतियोगिताओं के विनर रह चुकी हैं। इनकी जो कला का जो विषय है वो महिला और उसके साथ साथ म्यूज़िक को इन्होंने चुना है और इस विधा पे इन्होंने अपने काम को जारी रखा है। और हम सभी आशा करते हैं कि इसी तरह ये अपने काम के माध्यमों का विस्तार करते रहेंगी और हमारे बीच इस तरह की अनेकों प्रदर्शनियाँ लेके आती रहेंगी। आप दोनों के प्रथम एकल चित्रकला प्रदर्शनी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम आपके इस तरह के आयोजनों को और देखेंगे। कला सोपान की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। वामिका एकल चित्रकला प्रदर्शनी के प्रथम चित्रकार जो है नव कलाकार, मैं नंदिनी से कहूँगी कि वो भी अपनी बात रखें और कहना चाहें कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं कहना चाहती हूँ कि ये वामिका जो एग्जीबिशन मैंने की है, इस जो कला सोपान के थ्रू की है, तो काफ़ी समय से मैं अपनी 16 एग्जीबिशन करने की सोच भी रही थी और कला सोपान के द्वारा मुझे ये मौका भी मिला और कला सोपान की अध्यक्षता मैम के थ्रू ही ये अवसर मिला कि आज मैं अपनी 16 एग्जीबिशन कर पा रही हूँ और आप सभी तक अपनी पेंटिंग्स, अपनी फीलिंग्स, जो मेरी पेंटिंग्स में मेरी फीलिंग्स हैं, वो सारी मैं आप तक शेयर कर पा रही हूँ, पहुँचा पा रही हूँ। और एक कलाकार यही चाहता है कि उसे कोई जाने या ना जाने, लेकिन उसकी पेंटिंग्स को सबसे पहले सभी लोग जाने। तो सबसे पहला मेरा मोटिव यही है कि मेरी पेंटिंग्स आप सभी तक पहुँचे और आप सभी उन पेंटिंग्स को अच्छे से देखें, समझें, जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो आप समझ सकें। बस मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। और वामिका 2 की जो हमारी कलाकार हैं वो मेघा, तो मैं इनसे भी अनुरोध करूँगी कि वो भी अपनी बात को आप तक पहुँचाएँ। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद करूँगी और कला सोपान का भी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जो हम लोगों को मिला है। और मेरी ये पहली एकल एग्जीबिशन है और जो वामिका शब्द है उसका मतलब ही है निडर। तो मैंने अपनी पेंटिंग में सभी महिलाओं को निडर बनाने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं को एक दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। और मेरा मानना है कि समाज इसको समझे और महिलाओं को आज़ादी दे ताकि वो आगे बढ़े और समाज इसमें अपनी सहयोगिता दे। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस अब हम ऑनलाइन ही इस कार्यक्रम को कर पाए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कल है होली का बहुत बड़ा त्यौहार। और तो होली के इस त्यौहार में आप सभी खुश रहें, संपन्न रहें, रंगों से सराबोर रहें। और हम कला सोपान की तरफ से ज़रूर ये जल्दी ही कोशिश करेंगे कि ये जो प्रदर्शनी हमने ऑनलाइन लगाई है वो आपके सम्मुख हो। किसी न किसी जगह पे इसको हम संग्रहालय में या किसी गैलरी में इसको प्रदर्शनी ज़रूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी उसी पैटर्न पे रेडी हैं। हम इनके कैटलॉग का भी विमोचन करेंगे, हम अतिथियों को भी बुलाएंगे, लेकिन अभी अब इस फील्ड को मैंने पूरी तरह से खोल रखा है और ये आप सभी के लिए है। आप सभी इसका अवलोकन करें, हमारे कलाकारों की बातों को सुने, अपने सुझाव दें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी। आपकी नज़र में और क्या है जो सुझाव आप दे सकते हैं हमारे कलाकारों को, हमारे प्रयास को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आप सब जुड़े रहें। कला सोपान की पूरी टीम की तरफ से कलाकारों को शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।